ओके, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड यस, लास्ट वीडियो के अंदर हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा डे 1 दैट इज़ OSI मॉडल। तो ऑलमोस्ट 230 के करीब उसमें क्वेश्चंस थे, हम कर चुके हैं। तो अभी चलिए कंटिन्यू करते हैं सेकंड डे, एंड दैट वुड इंक्लूड IPv4 एड्रेसिंग, राइट। तो पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार ये देख लीजिए। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ पे डाली हैं मैंने। तो सबसे पहले क्या बात करता है, इज़ देयर एनी रिलेशन बिटवीन मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस ऑफ अ होस्ट। कोई कंप्यूटर, कोई आपका सिस्टम, कोई मोबाइल फ़ोन, वट कोई भी एक होस्ट हो सकता है आपका नोड। उसके अंदर एक PC, उसके अंदर एक मैक एड्रेस है और उसके अंदर एक IP एड्रेस है। क्या कोई दोनों का लेना देना है? मान लीजिए अगर आपका ये मैक एड्रेस है तो IP उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करना है। आपने क्लास D का IP लिया तो मैक इस तरह का होना चाहिए। तो नो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है आपके पास। इंडिपेंडेंट काम करते हैं दोनों। तो कैन अ सिंगल नेटवर्क इंटरफेस हैव मोर देन वन IP एड्रेस एसोसिएटेड विद इट। तो एक जो आपके पास इंटरफेस है उसके पास क्या आप एक से ज़्यादा IP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, इसको याद रखने के लिए। राउटर जब हमने पढ़े थे इंटर VLAN राउटिंग के अंदर, और आपको जब VLAN 10 टू VLAN 20 कॉन्फ़िगरेशन करवाना था, अगर आपको ध्यान हो, तो मैं इंटरफेस तो सिंगल यूज़ कर रहा हूँ राउटर का, इंटरफेस FA 0/0। लेकिन उसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने मल्टीपल सब इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर किए थे। तो यस, आप सिंगल इंटरफेस पे मल्टीपल IP एड्रेसेस आप यूज़ कर सकते हैं। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए होस्ट नेम एंड IP एड्रेस। अगर आपको DNS का कॉन्सेप्ट ध्यान हो तो IP एड्रेस तो वो एड्रेसेस हैं जो हमारा सिस्टम एक्चुअली कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क में यूज़ करता है। पर क्योंकि जो IPs हैं वो टफ़ है याद करने, तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, इंटरनेट पे एक DNS सर्वर यूज़ करते हैं और उसको काम देते हैं IP टू नेम एंड नेम टू IP रिजॉल्व करवाने का। तो यस, होस्ट नेम आपके और IP एड्रेस ये दोनों अलग अलग काम आते हैं। तो होस्ट नेम शुड बी ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंडेबल हायर लेवल एप्लीकेशन के यूजेस के लिए, बट IP प्रोटोकॉल होती है आपकी लोअर लेयर के लिए, और एक्चुअल जो होस्ट की लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन है किसी नेटवर्क में, राइट। तो जो नेम है वो सिर्फ आपके किसके लिए है? कन्वीनियंस फॉर यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। ओके, तो ये होस्ट नेम आपके कंप्यूटर्स को भी दिए जा सकते हैं, आपके राउटर्स को भी दिए जा सकते हैं, आपके सर्वर्स को भी दिए जा सकते हैं। और एक DNS जो हम पढ़ते हैं वेबसाइट के जो नाम है वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और याद रखिए, वेबसाइट जो वेब सर्वर के जो नाम है ना www.com.in करके, वो होस्ट नेम ही है। वो सर्वर की IP को ही एड्रेसेस दे रखे आपने, वो सिर्फ एक फैंसी वे है उसको कहने का, बातें वही हैं। सर्वर का ही IP तो आप पिंग कर रहे हैं ना एक्चुअली, वेब सर्वर का। सो व्हाट इज द यूज ऑफ क्लासीफाइंग IP एड्रेस। IP एड्रेस को क्लासीफाई 5 क्लासेस में डिवाइड करने का मतलब है उसका मैनेजमेंट ईजी करना। IP एड्रेसिंग में हमने डिटेल में एक वीडियो में ये बात डिस्कस की थी। कैसे डिसाइड करेंगे कि मान लो एक नेटवर्क को आप क्लास A का नेटवर्क दें और या क्लास B या क्लास C का? तो दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ नेटवर्क। साइज ऑफ नेटवर्क का मतलब हुआ नंबर ऑफ होस्ट यूजर्स कितने हैं उसके अंदर। सो दैट डिपेंड ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट यूजर्स। सो अगर आपको बिलियंस ऑफ यूजर चाहिए तो आप लीजिए क्लास A। अगर आपको मिलियंस ऑफ यूजर चाहिए आप लीजिए क्लास B। और अगर आपको मिलियंस तो नहीं कह सकते, आप देखिए ये थोड़ी बातों से हटकर एक्चुअल फैक्ट की तरफ हम बात करते हैं, ये नेताओं वाली बातें नहीं करनी। तो देखते हैं क्लास A में हमारे पास कितनी होस्ट की बिट्स है? 24। सो 2⁻²⁴। देखिए कितनी नंबर ऑफ IP आएंगी, उतनी अगर आपको रिक्वायरमेंट उसके आसपास की है तो आप क्लास A यूज करेंगे। आपको मान लो सिर्फ 200 250 मीन्स लेस देन 254 अगर आपको IPs चाहिए तो आप क्लास C की IP ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए अराउंड 65,000 IP एड्रेसेस, जो मिलती है आपको किससे? क्लास B से, क्योंकि उसमें होस्ट बिट कितनी है आपकी? 16। तो यस, ये डिपेंड करता है आपका कि आपका नंबर ऑफ यूज़र कितने हैं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसमें बात करूं कि जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं और वो मैक्सिमम जितने अगर होंगे उसके, जैसे मैं बोलूं ये एक छोटा सा नेटवर्क है, यहाँ पे मुझे सिर्फ 50 नंबर ऑफ यूज़र्स चाहिए हैं, तो क्या कंपलसरी है कि मुझे क्लास C ही लेनी है? तो नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप इसमें क्लास A की IP भी ले सकते हैं, और एक्चुअली चाहे छोटे से छोटा नेटवर्क भी हो, एटलीस्ट B क्लास की IP तो मिलेगी ही मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि स्केलेबिलिटी एक डिज़ाइन फैक्टर आता है जब भी आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो आपके नेटवर्क में सारी चीज़ें, जिसमें से एक IP एड्रेसिंग भी एग्जांपल है, वो ऐसे होने चाहिए कि इन केस फ्यूचर में अगर आपका नेटवर्क बड़ा और बहुत बड़ा भी हो जाता है
तब भी आपको एड्रेसिंग दोबारा चेंज ना करें। मान लो आपका डिवाइसेज अब 50 से बढ़ के हो गए हैं 350, अब आपको फिर क्लास सी से तो काम चलेगा नहीं, आपको किस पे आना पड़ेगा, क्लास बी पे। आप देखिए पूरे इंफ्रा में आपको हर एक डिवाइस पे आईपी चेंज करनी पड़ रही है, तो आप ऐसा थोड़े ना करेंगे। तो योर नेटवर्क शुड बी मस्ट बी स्केलेबल, तो उसके लिए आप एटलीस्ट बी क्लास की यूज करिए। और आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में प्रेफर क्या करते हैं, आप क्लास ए की लेके और उसमें नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से सबनेटिंग कर दो, तो ये ज्यादा प्रेफर्ड है कि इन केस अगर आपको कल को जरूरत पड़ती है तो आपको सिर्फ अपनी सबनेटिंग पार्ट में चेंज करना है, आपको पूरे नेटवर्क चेंज नहीं करने। ओके, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द वेरियस आईपी एड्रेस क्लासेस। ये हम आईपी एड्रेस की क्लास, और इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये वीडियोज आप तब देखिए जब आपने अच्छे से जो CCNA के ट्यूटोरियल्स हैं वो कंप्लीट करे हुए हैं, राइट। तो ये हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि 5 क्लासेस हैं आईपी एड्रेस में, क्लास A B C D एंड E। ए जो आपके पास है वो है 0 to 127, यस ये टोटल है, वैलिड रहेंगी 1 to 126। 0 आप डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए यूज़ करते हैं, या फिर आप बोल लीजिए DHCP में जब आपके पास कोई IP नहीं है, अनस्पेसिफाइड एड्रेस है ये, 127 आप यूज़ करते हैं लूप बैक के लिए। तो 1 to 126 आपके पास है वैलिड रेंज। अच्छा, इसमें अगर आप क्लास A की बात करें, अगर आप रफ सेंस में बात करेंगे तो आपके पास 8 नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स है एंड 24 आपके पास नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट बात करेंगे तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है या फिर आपका जो मदरबोर्ड है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन, कोई भी डिवाइस जिस पे आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं या ऑटोमेटिकली होती है, वो कैसे अंडरस्टैंड करेगा। जैसे आपके सिस्टम पे आया है 170.1.2, उसको कैसे पता चलता है कि ये जो एड्रेस है ये क्लास बी का है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो यहाँ से पहचानती है। ये जो नंबर ऑफ 0 दिख रहा है ना, ये कांस्टेंट है, चाहे आप कुछ भी लिखिए क्लास ए में, मान लो 1 2 3, तो ये 0 कांस्टेंट मिलेगी आपको। तो वो उसको पता चलता है कि हाँ जी बाकी सारे पार्ट चेंजेबल है पर ये नहीं, तो इट मीन्स ये किसका पार्ट है, क्लास ए का। क्लास बी में अगर आप देखेंगे 1 0 कांस्टेंट मिलेगा आपको, क्लास सी में 1 1 0। तो यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी, आपका जो इंटरफेस कार्ड है वो पहचानता है कि आपने कौन सी क्लास की आईपी कॉन्फ़िगर की हुई है। ओके, और इसको आप प्रैक्टिकली यहाँ से भी एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ आपको। जैसे क्लास बी का मान लीजिए कि ये 110 कैसे आता है, सॉरी 10 कैसे आता है। क्लास बी की रेंज क्या है, 128 से लेके 191 तक। तो मैं क्या करूं, आप 128 का एग्जांपल ले लो, 129 का ले लो, शुरू के 2 और लास्ट के 190 191। तो आप अगर बाइनरी में 128 को लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, 1 और बाकी सारी जीरोज, 4 4 8। 129 को लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा इस तरह से, 120 130 131 190 191 को भी अगर आप लिखेंगे तो ये एज इट इज रहेंगे और ये आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। तो आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या बनेगा ये, पर ये 1 0 आप देखेंगे तो आपको ये सेम मिलेगा हर जगह। इट मींस आपका ये पार्ट कांस्टेंट है। तो इससे क्या पता चलता है कि क्लास ए में एग्जैक्ट नेटवर्क की बिट्स कितनी है आपके पास, 7। क्लास बी में एग्जैक्ट नेटवर्क की बिट्स कितनी है आपके पास, 14। और क्लास सी में एग्जैक्ट नेटवर्क की बिट कितनी है आपके पास, 21। तो इसीलिए एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलते हैं, दैट इज 2⁻²⁴, और टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने मिलते हैं, दैट इज 2⁻7, क्योंकि आपके पास 7 बिट्स ही है नेटवर्क के लिए। आप कभी भी 2⁸ नहीं लिखते, क्योंकि 8 के 8 आपको रिजर्व नहीं है, तो ये तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, इसका तो यूज ही नहीं कर सकते। इसी तरह से क्लास बी में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने आएंगे आपके पास, 2⁻⁴ नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, और वो कितनी है ओरिजिनली आपके पास, 14। और ऐसे ही क्लास ए में है, दैट इज 2⁻21। और मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ नेटवर्क्स की, याद रखिए, ठीक है। सॉरी, दिस इज फॉर क्लास ए, दिस इज फॉर क्लास बी एंड दिस इज फॉर क्लास सी। देखो जितने कम नेटवर्क रहेंगे आपके पास उतनी ही ज्यादा आपके पास क्या रहेंगी, आईपी एड्रेसेस। अब जितने यहाँ से आप देखेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क कम होते जाएंगे क्लास बी में, तो इसमें नंबर ऑफ आईपी भी क्या है, क्लास ए के कंपैरिजन में पर नेटवर्क नंबर ऑफ आईपी कम होते चले जाएंगे। और इसी वजह से, क्योंकि क्लास सी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए पर नेटवर्क वहां पे आपको आईपी बहुत कम मिलती है। या फिर इसको ऐसे कह लीजिए, क्योंकि हमें क्लास सी में नंबर ऑफ आईपीज कम देनी है, इसलिए हम वहां पे क्या करते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप चाहे कैसे मर्जी इसको याद रखिए, बट यस दिस इज द एग्जैक्ट वे टू रिमेंबर। एंड कैसे आईना क्लासीफाई करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, दिस इज द एग्जैक्ट वे। तो यस ये मैं बता चुका हूं आपको
क्वेश्चन 8 और 7 एक साथ मैंने डिस्कस किए हैं, बट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और ये डी और ई का अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो ये कुछ नहीं है। डी क्लास किसके लिए रिजर्व्ड है? आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए। तो ये हर जगह मैंने मल्टीकास्टिंग एम लिखा है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई एड्रेसिंग की एग्जैक्ट स्कीम है, ये सिर्फ मैंने मल्टीकास्टिंग के लिए एम लिखा है, और क्लास ई रिजर्व्ड थी तो उसके लिए मैंने आर लिखा है, राइट। ओके, फिर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास डी। तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए, क्लास ई आपका रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज या एक्सपेरिमेंटल पर्पज है उन सब के लिए। ओके, फ्रेगमेंटेशन किसको बोलते हैं? आईपी फ्रेगमेंटेशन। एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप इनकैप्सुलेशन करते हैं ना, तो पहले लेयर जो अपर लेयर्स आपकी क्या बोलते हैं उसको, यूजर लेयर या फिर प्रोग्रामर लेयर्स, जो आपकी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, वहाँ पे तो पीडीयू को एक्चुअली डेटा या मैसेज आप कुछ भी बोल देते हो। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे यही आता है डेटा इनकैप्सुलेट होने के बाद, जिसमें हेडर लगते हैं, ओरिजिनल डेटा रहता है, उसको आप बोलते हैं क्या है? पीडीयू को सेगमेंट। फिर जब वो नेटवर्क लेयर पे आता है तब उसको आप क्या बोलते हैं? पैकेट। फिर जब वो आता है आपके डेटा लिंक लेयर पे तब वो कहलाता है फ्रेम। और एक्चुअली अब आप एक चीज याद रखिए, नेटवर्क में एक टर्म है कि आप मैक्सिमम जो साइज है आपके डेटा का, जो आप एक बार में भेज सकते हैं नेटवर्क के अंदर, उसको बोलते हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट। और वो आपका 1500 बाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। हेडर जिसमें लगेंगे अलग बात है, वो जो 20-30 बाइट के हेडर लगेंगे, बट जो एक्चुअल डेटा जो हमने बोला था ना, ये बड़ा डेटा आपका कंप्लीट डेटा है, मान लो 1 GB 10 GB, फिर इसको आप डिवाइड करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, जैसे ये डेटा यूनिट्स बनती थी, फिर आपकी ये कंप्लीट डेटा हुआ, ये DU है आपका। OSI मॉडल में हमने बहुत डिस्कस किया अच्छे से इसको। तो इन DUs को ट्रांसफर करने के लिए फिर इनके साथ क्या लगते हैं? हेडर ऑफ एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, डेटा लिंक। तो फाइनली ये जब आप इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डेटा है, एक्चुअल डेटा आप पर पैकेट, पर सेगमेंट या फिर पर फ्रेम कितना भेज सकते हैं, तो उसका मैक्सिमम ट्रांसफरेबल यूनिट जो है वो मैक्सिमम साइज कितना है? 1500 बाइट। हेडर की बात नहीं कर रहा, फिर मैं बता दे रहा हूं, हेडर अलग लगेंगे, वो उसके प्लस होगा 1500 प्लस। वो स्विचिंग में हमने फ्रेम फॉर्मेट के फ्रेम स्ट्रक्चर के अंदर उसके डिस्कस किया हुआ है। 1518, 1546, 42, ये इतना बाइट भी हो सकता है। मीन्स आप जब फ्रेम टैगिंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है कई सारी चीज़ों पे, बट ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा रह सकता है। अब फ्रेगमेंटेशन की बात कहाँ पे आई? अगर मान लीजिए आपके पास डेटा हो गया 1987 बाइट का। अब आपको पता है नेटवर्क में इतना डेटा आप भेज नहीं सकते, इसको आपको 2 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो एक में तो जाएंगे 1500 बाइट और एक में जाएंगे आपके 487 बाइट। तो ये जो दो आपने फ्रेम्स बनाए हैं सेपरेटली सिंगल पैकेट से, ऊपर से आपको पैकेट कितने बाइट का मिला? इतने का। लेकिन डेटा लिंक लेयर को उसको कन्वर्ट करना फ्रेम्स में मैक्सिमम MTU का साइज कितना हो सकता है? इतना। तो उसको वो 2 अलग अलग फ्रेम्स के अंदर क्या करेगा? डिवाइड। इसमें अलग से हेडर ट्रेलर लगेगा, इसमें अलग से हेडर ट्रेलर लगेगा, राइट। इस पार्ट को बोलते हैं आईपी फ्रेगमेंटेशन। सेगमेंट को छोटे पार्ट्स में मैनेजेबल या ट्रांसफरेबल पार्ट में डिवाइड करना, तो दैट इज कॉल्ड एज आईपी फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो ये आपसे सवाल है मेरा, कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि जो फ्रेगमेंटेशन है वो किस लेयर का काम है, डेटा लिंक लेयर का या फिर आपका नेटवर्क लेयर का। तो क्यों ये किया जाता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। सो आई होप इस वीडियो में इतना काफी है। अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे हम MCQs। बाय बाय एंड टेक केयर।